पहाड़ी नगर के राज्य में एक राजा राज करता था, जिसके एक बेटी थी। बेटी की माँ बहुत पहले ही मर गई थी और राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की सौतेली माँ लड़की से बहुत जलती थी और वह हमेशा राजा को उसके बारे में कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। उधर लड़की बेचारी हमेशा अपने बारे में सफाई देती रहती थी, पर उसकी सौतेली माँ उसके पिता से इतनी ज्यादा बुराई करती कि राजा परेशान हो गया था। हालांकि राजा अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर फिर भी उसकी सौतेली माँ की बुराइयों से तंग आकर राजा ने उससे बात करना और उसका हाल जानना ही छोड़ दिया था। एक दिन राजा रानी से कहा कि वह लड़की को कहीं दूर भेज दे, पर वह उसको ऐसी जगह भेजे जहां वह आराम से रह सके, क्योंकि वह यह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव करे। सौतेली माँ खुश होकर बोली, तुम उसकी चिंता न करो। और फिर सौतेली माँ ने उसको एक किले में रखवा दिया जो एक सुनसान जंगल में था। उसके साथ वहां पर रहने के लिए रानी ने कुछ दासियां वहां रख दी और उनको कह दिया कि वे उसको वहां से कहीं बाहर न जाने दें, यहां तक कि खिड़की से भी बाहर न झांकने दें। इस काम के लिए वह उनको बहुत अच्छी तनख्वाह देगी। लड़की को भी एक बहुत सुंदर कमरे में रखा गया था और उसको वह सब कुछ दिया गया था जो उसको चाहिए था। उसको वह सब कुछ खाने पीने को भी मिलता था जो उसको पसंद था। बस वह केवल बाहर नहीं जा सकती थी, पर फिर भी उसकी दासियों को उसका कोई खास काम नहीं करना पड़ता था और दासियों के पास पैसा बहुत था, सो वे केवल अपने ही बारे में सोचती रहती थी और उस लड़की की तरफ ध्यान तक नहीं देती थी। राजा अक्सर अपनी रानी से अपनी बेटी के बारे में पूछता रहता, हमारी बिटिया कैसी है, वह आजकल अपने आप क्या करती रहती है, यह साबित करने के लिए कि रानी वाकई उसकी परवाह करती थी। एक दिन वह उस किले पर गई जहां उसने राजकुमारी को रखा हुआ था। जैसे ही रानी अपनी डोली से नीचे उतरी, वहां की दासियां तुरंत ही उसके पास दौड़ी आई और उसको बताया कि राजकुमारी बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश भी है। रानी 1 मिनट के लिए उस लड़की के कमरे तक गई और उससे पूछा, तुम यहाँ आराम से तो हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मैं देख रही हूँ कि तुम ठीक ही हो। मुझे लग रहा है कि तुमको गांव की हवा भा गई है। चलो अच्छी बात है, खुश रहो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। यह कहकर वह वहां से चली गई। उसने जाकर राजा को यह बताया कि उसने इसके पहले कभी उसकी बेटी को इतना खुश नहीं देखा था जितना कि वह अब है। पर था इसके बिल्कुल विपरीत, वह लड़की कमरे में अकेली ही रहती थी, क्योंकि उसकी दासियां तो अपने आप में इतनी मग्न थीं कि वे उसको कहीं दिखाई ही नहीं देती थी। सो वह बेचारी अपना सारा समय खिड़की में ही बैठकर गुजारा करती थी और वह खिड़की पर झुकी हुई पूरा पूरा दिन खड़ी रहती थी। कभी कभी वह इस तरह से खड़ी रहने में इतनी खो जाती कि उसको अपनी कोहनियों के नीचे तकिया रखने का भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उसकी कोहनियां खिड़की पर ही रहती थी, तकिए पर नहीं। इसीलिए उसकी कोहनियों पर दाग पड़ गए थे। उसकी यह खिड़की जंगल की तरफ खुलती थी और वह लड़की सारा दिन या तो जंगल के पेड़ों की पत्तियां ही देखती रहती, या फिर बादल, और या फिर नीचे शिकारियों के जाने के रास्ते। एक दिन शिकारियों के उस रास्ते पर एक राजकुमार एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। जब राजकुमार उस किले के पास आया तो उसने देखा कि उस किले की चिमनी से तो धुआं निकल रहा है। राजकुमार ने सोचा, जहां तक उसे याद पड़ता था वह किला तोए न जाने कब से वहां खाली पड़ा हुआ था, फिर आज इसमें से यह धुआं कैसे निकल रहा है। उसने सोचा, लगता है यहाँ कोई रहने आ गया है। और फिर उसने मुड़कर पीछे देखा कि उस किले की एक खिड़की पर एक लड़की बैठी है। राजकुमार ने इसके पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, उसने सिर्फ कहानियों में सुना था, इसलिए कुछ देर के लिए वह खो सा गया। फिर उसको देखकर वह मुस्कुरा दिया। लड़की ने भी उसको देखा। वह पीले रंग की शिकारियों वाली पोशाक पहने था, उसके हाथ में एक बंदूक थी और वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। सो वह भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। पूरे 1 घंटे तक वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे और एक दूसरे के लिए झुकते रहे। वे दोनों आपस में इतनी दूर थे कि उनके पास एक दूसरे से बात करने का कोई तरीका नहीं था। सो कुछ देर बाद वह राजकुमार वहां से चला गया। अगले दिन शिकार का बहाना करके वह राजकुमार फिर से उधर की तरफ आ निकला। उस दिन वे लोग एक दूसरे को 2 घंटे तक देखते रहे। अब की बार मुस्कुराहटों और झुकने के अलावा उन्होंने अपने अपने दिलों पर भी हाथ रखा और फिर वे काफी देर तक अपने अपने रूमाल हिलाते रहे। तीसरे दिन वह राजकुमार वहां 3 घंटे रहा। उस दिन उन्होंने एक दूसरे की तरफ हवाई चुंबन भी फेंके। पर चौथे दिन जब वह फिर वहां आया तो एक जादूगरनी उन दोनों को एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रही थी। उनको देखकर वह हंस पड़ी। राजकुमार बोला, अरे तुम हंस क्यों रही हो, इसमें हंसने की क्या बात है? जादूगरनी बोली, हंसने की क्या बात है,
अरे दो प्रेमी जो आपस में इतना प्यार करते हैं, वे कितने बेवकूफ हैं कि वे इतने दूर हैं। क्या ये हंसी की बात नहीं है? राजकुमार बोला, तो क्या तुम ये जानती हो कि मैं उसके पास तक कैसे पहुंच सकता हूं? जादूगरनी बोली, मुझे तुम दोनों अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मैं तुम लोगों को जरूर मिलाऊंगी। यह कहकर वह किले की तरफ गई और जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। राजकुमारी की एक दासी ने दरवाजा खोला तो उस जादूगरनी ने उस दासी को एक बहुत पुरानी पीले से रंग के कागज की एक किताब दी और कहा, यह किताब राजकुमारी के पढ़ने के लिए है, ताकि वह इसको पढ़कर अपना समय गुजार सके। दासी ने वह किताब ले ली और ले जाकर उस लड़की को दे दी। लड़की ने तुरंत ही उस किताब को खोला और पढ़ा, यह एक जादू की किताब है। तुम आगे का पन्ना पलटो तो तुम देखोगी कि कोई आदमी चिड़िया कैसे बन सकता है और फिर चिड़िया से आदमी कैसे बन सकता है। लड़की उस किताब को लेकर खिड़की पर दौड़ी गई और जाकर उस किताब को खिड़की पर रख दिया। वह उस किताब के पन्ने पलटने लगी और राजकुमार को जो पीली पोशाक पहने खड़ा था देखती रही। अपने हाथ हिलाते हुए राजकुमार ने अपने पंख बना लिए और देखते ही देखते वह एक कैनरी चिड़िया बन गया। वैसे ही पीले रंग की चिड़िया जैसे पीले रंग की पोशाक वह पहने था। चिड़िया बनकर वह आसमान में उड़ गया और जाकर राजकुमारी की खिड़की के ऊपर बैठ गया। राजकुमारी ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया और यह समझकर चूम लिया कि वह तो राजकुमार था, पर फिर वह शर्मा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। अब वह उस चिड़िया को दोबारा राजकुमार बनाने की सोचने लगी। उसने तुरंत किताब खोली और उसके पन्नों को पीछे की तरफ पलटा। कैनरी चिड़िया ने तुरंत ही अपने पंख फड़फड़ाए, अपनी बाहें हिलाई और वह फिर से राजकुमार बन गया, अपनी उसी शिकारी वाली पोशाक में। राजकुमार उसके सामने थोड़ा सा झुका और बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं राजकुमारी। एक दूसरे के सामने अपने अपने प्यार का इजहार करते करते उन दोनों को शाम हो चुकी थी। राजकुमारी ने फिर किताब पढ़ी और फिर राजकुमार की आंखों में देखा तो राजकुमार फिर से कैनरी चिड़िया में बदल गया और उड़कर नीचे जाकर एक पेड़ की नीची डाल पर बैठ गया। राजकुमारी ने फिर से किताब के पन्ने वापस पलटे और वह कैनरी चिड़िया फिर से राजकुमार बन गई। राजकुमार उस डाली पर से नीचे कूद गया। उसने अपने कुत्तों को बुलाया, घोड़े पर सवार हुआ, राजकुमारी की तरफ एक चुंबन फेंका और अपने रास्ते पर घोड़ा दौड़ाता हुआ राजकुमारी की आंखों से ओझल हो गया। इस तरह उस किताब के पन्ने रोज राजकुमार को पहले चिड़िया बनाने के लिए और फिर राजकुमार बनाने के लिए पलटे जाते रहे और राजकुमार राजकुमारी के पास कैनरी चिड़िया के रूप में आता जाता रहा। दोनों ही अपनी जिंदगी में कभी इतने खुश नहीं थे जितना खुश वह अब थे। एक दिन रानी अपनी सौतेली बेटी को देखने आई तो वह हर बार की तरह से बाहर से ही यह कहती चली आई, तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं देख रही हूं कि तुम तो और दुबली हो गई हो, पर यह कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना? तुम इससे पहले कभी इतनी अच्छी थी ही नहीं। जैसे जैसे वह यह बोलती जा रही थी वह चारों तरफ देखती जा रही थी कि सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक से रखी थीं या नहीं। फिर उसने खिड़की खोली और उससे नीचे झांका तो उसने देखा कि पीली पोशाक पहने एक राजकुमार अपने कुत्तों के साथ आ रहा था। सौतेली माँ ने सोचा, अगर यह लड़की यह सोचती है कि वह इस खिड़की से इस लड़के से मोहब्बत लड़ा लेगी तो उसको कुछ और सोचना पड़ेगा। उसके कमरे में पहुंचकर रानी ने उस लड़की को एक गिलास पानी और चीनी लाने के लिए भेजा। फिर उसने अपने सिर में से 5 से 6 हेयर पिन निकाली और उनको खिड़की पर रखे तकिए में इस तरह छिपा दिया कि उसके नुकीले हिस्से ऊपर की तरफ रहें। उसने सोचा कि उसकी हेयर पिनों के ये नुकीले हिस्से उस राजकुमारी को खिड़की पर झुकने के लिए सीख दे देंगे। लड़की पानी और चीनी लेकर वापस आ गई थी, पर रानी बोली, ओह अब मुझे प्यास नहीं है, इसे तुम ही पी लो, मुझे अब तुम्हारे पिता के पास जाना है, तुमको और कुछ तो नहीं चाहिए ना? ठीक है, मैं चलती हूँ। यह कहकर वह वहां से चली गई। जैसे ही रानी की डोली गई और आंखों से ओझल हो गई, लड़की ने तुरंत अपनी किताब के पन्ने पलटे और राजकुमार एक कैनरी चिड़िया बन गया और तीर की तरह उड़कर खिड़की पर आ बैठा। पर जैसे ही वह चिड़िया तकिए पर आकर बैठी वह दर्द से चिल्ला उठी। उसके पीले पंखों पर खून के धब्बे पड़ गए। वे पिनें जो रानी उसके तकिए में लगाकर गई थी उसकी छाती में घुस गई थी। चिड़िया ने परेशान होकर अपने पंख फड़फड़ाए और हवा के सहारे चक्कर काटती हुई नीचे जमीन पर पंख फैलाकर बैठ गई। राजकुमारी यह देखकर डर गई। उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि राजकुमार को हुआ क्या था। उसने जल्दी से फिर अपनी किताब के पन्ने पलटे और जब राजकुमार आदमी के रूप में आ गया तब राजकुमारी ने देखा कि राजकुमार की छाती में घुसे हेयर पिन के बने घावों से तो खून बह रहा था
और उस खून ने उसकी पीली पोशाक खून से रंग दी थी। राजकुमार वहीं लेट गया और उसके कुत्ते उसके चारों तरफ खड़े हो गए। कुत्ते ये सब देखकर चिल्लाने लगे थे। उनके भौंकने की आवाज सुनकर दूसरे शिकारी भी उसकी सहायता के लिए आ गए थे। उन्होंने पेड़ों की शाखों का एक स्ट्रेचर बनाया और राजकुमार को वहां से ले गए। वह बेचारा अपनी प्रेमिका को उस दिन देख भी नहीं सका, जो उसके दुख से खुद भी बहुत दुखी और डरी हुई थी। राजकुमार जब अपने महल पहुंच गया तो भी उसके वे घाव ठीक ही नहीं हो रहे थे। डॉक्टरों को भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे उसके घावों के लिए क्या करें। यह देखकर राजा ने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई उसके बेटे का इलाज करेगा वह उसको मालामाल कर देगा, पर इसके बावजूद कोई कोशिश करने भी वहां नहीं आया। इधर राजकुमारी के मन में राजकुमार को देखने की इच्छा बहुत बढ़ गई। उसने अपने बिस्तर की चादर को लंबी पट्टियों में काटा और उनको आपस में जोड़कर एक लंबी रस्सी बना ली। फिर एक रात को वह अपनी ऊंची मीनार से नीचे उतरी और उस शिकारियों वाले रास्ते पर चल पड़ी। पर घने अंधेरे की वजह से और भेड़ियों की चिल्लाहट से डरकर उसने तय किया कि वह सुबह होने का इंतजार करेगी। रात बिताने के लिए उसने एक पुराना ओक का पेड़ ढूंढा जिसका तना खोखला था। वह उसके अंदर घुस गई और थकी होने की वजह से जल्दी ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तब भी घुप अंधेरा ही था, पर उसको लगा कि उसने किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनी थी। उसी सीटी से उसकी आंख खुली थी। उसने उसे फिर सुनने की कोशिश की तो उसे वह आवाज फिर से सुनाई दी। फिर उसने तीसरी चौथी सीटी की आवाजें भी सुनी और फिर उसने 4 मोमबत्तियों की रोशनी भी आगे बढ़ती देखी। वे चारों जादूगरनी थी जो चारों दिशाओं से आ रही थी और उसी पेड़ के नीचे अपनी मीटिंग करने वाली थी। राजकुमारी छिपकर उनको देखती रही। उन्होंने आकर एक दूसरे से कहा, आ गई सब। फिर उन्होंने उस पेड़ के नीचे आग जलाई और आग की गर्मी लेने के लिए उस आग के चारों तरफ बैठ गईं। खाने के लिए उन्होंने 2 चमगादड़ भूनी। जब उन्होंने पेट भर खाना खा लिया तो उन्होंने एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि उन्होंने दुनियाओं में क्या क्या मजेदार चीजें देखी। एक जादूगरनी बोली, मैंने तुर्की का सुल्तान देखा जो अपने लिए 20 नई पत्नियां लेकर आया है। दूसरी जादूगरनी बोली, मैंने चीन का बादशाह देखा जिसकी तो छोटी ही 3 गज लंबी है। तीसरी जादूगरनी बोली, मैंने तो आदमियों को खाने वाला राजा देखा जिसने अपने घर की देखभाल करने वाले को ही खा लिया था। चौथी जादूगरनी बोली, मैंने इसी देश के राजा को देखा जिसका बेटा बीमार है और उसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका इलाज तो केवल मुझे ही पता है। तीनों जादूगरनियां एक साथ बोली, और वह इलाज क्या है? वह जादूगरनी बोली, उस राजकुमार के कमरे के फर्श की एक टाइल कुछ डीली है। बस किसी को यह करना है कि उस डीली टाइल को वहां से उठाना है। उसके नीचे एक शीशी रखी है जिसमें एक मरहम है। उस मरहम को उसके घावों पर लगा देने से उसका हर घाव भर जाएगा। यह सुनकर राजकुमारी खुशी से चिल्लाना चाहती थी, पर उसने किसी तरीके से अपने आप को ऐसा करने से रोक लिया। जब चारों ने अपनी अपनी कहानी सुना दी और भी जो कुछ कहना था कह दिया तो वे सब वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद तुरंत ही राजकुमारी उस पेड़ के तने में से निकली और कूदकर बाहर आ गई। सुबह होते ही वह अपनी यात्रा पर चल दी। सबसे पहले वह एक इस्तेमाल की हुई चीजों को बेचने वाले के पास गई और वहां से एक डॉक्टर का पुराना गाउन और एक चश्मा खरीदा और जाकर शाही महल का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा कि वह एक डॉक्टर है और राजकुमार का इलाज करने आया है, पर एक छोटे से डॉक्टर को और उसके पास न के बराबर डॉक्टर का सामान देखकर महल के चौकीदार उसको महल के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। पर राजा ने कहा, यह मेरे बेटे को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसको अंदर आने दो। राजा का हुक्म मानकर चौकीदार लोग उसको अंदर ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उसको राजकुमार के कमरे में राजकुमार के साथ अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वह उसका इलाज कर सके, सो उसको राजकुमार के साथ अकेला छोड़ दिया गया। अपने प्रेमी को कराहते और बेहोश सा देखकर राजकुमारी का दिल रो पड़ा। उसको लगा कि उसको उस जादूगरनी की कही बात को जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। सो उसने कमरे के फर्श की वह डीली टाइल ढूंढी और उसके नीचे रखी शीशी निकाल ली। उस शीशी के मरहम को उसने राजकुमार के सारे घावों पर मल दिया। जैसे जैसे वह मरहम राजकुमार के घावों पर मलती गई, तुरंत ही उसके वे घाव भरते चले गए। सब घावों पर मरहम लगाने के बाद उसके सारे घाव ऐसे भर गए जैसे कभी कुछ था ही नहीं। राजकुमारी यह देखकर बहुत खुश हुई। जब वह उसके सारे घाव भर चुकी तो उसका राजकुमार फिर पहले जैसा हो गया जैसा वह उसको देखा करती थी। अब वह शांति से सो रहा था, सो वह उसको कमरे में सोता छोड़कर बाहर आ गई। बाहर आकर वह बोली, राजा साहब, आपका बेटा अब हर खतरे से बाहर है। वह आराम से सो रहा है।
राजा ने उस छोटे से डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, डॉक्टर तुम जो चाहो सो मांग लो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। मेरे राज्य में जितना भी पैसा और दौलत है वह सब तुम्हारी है। डॉक्टर बोला, मुझे आपका पैसा और दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस राजकुमार की ढाल दे दीजिए जिस पर शाही निशान बना हुआ है, और उसका दंड और उसकी वह पीली जैकेट दे दीजिए जिस पर खून लगा है। राजा ने उसकी वे तीनों चीजें उसको दे दी और वह डॉक्टर उन तीनों चीजों को लेकर वहां से चला गया। 3 दिन बाद राजकुमार फिर से शिकार पर गया। वह जंगल के बीच बने उस किले से गुजरा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह राजकुमारी की खिड़की की तरफ देखे भी। जब राजकुमारी ने यह देखा तो उसने तुरंत ही अपनी जादू वाली किताब उठा ली और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। राजकुमार के पास कोई चारा नहीं था कि वह उस जादू को न मानता। वह तुरंत ही कैनरी चिड़िया बन गया और उड़कर उसके कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचने के बाद राजकुमारी ने उस किताब के पन्ने फिर से पलटे और वह फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमार ने कहा, मुझे जाने दो, क्या यह एक बार ही काफी नहीं है कि तुमने मुझे अपनी पिनों से गोद दिया, जिससे मुझे कितनी तकलीफ पहुंची है। सच तो यह था कि राजकुमार को अब उससे नफरत सी हो गई थी और अपनी हालत के लिए भी वह उसी को जिम्मेदार ठहरा रहा था। यह सुनकर तो राजकुमारी तो बेहोश होने वाली थी, पर वह बोली, पर तुम्हारी जान भी तो मैंने ही बचाई है। वह मैं ही हूं जिसने तुम्हें ठीक किया है। अगर मैं तुम्हारी ऐसी हालत करती तो मैं तुम्हारी जान क्यों बचाती। राजकुमार बोला, तुमने मेरी जान नहीं बचाई है, मेरी जान तो किसी विदेशी डॉक्टर ने बचाई है, जिसने मेरे पिता से उनकी कोई दौलत नहीं ली, सिवाय मेरी ढाल के जिसके ऊपर मेरे परिवार का निशान था, दंड के और मेरी खून के निशानों वाली जैकेट के। राजकुमारी ने तुरंत ही वे तीनों चीजें निकालकर राजकुमार के सामने रख दी। ये हैं वे तुम्हारी तीनों चीजें। वह डॉक्टर कोई और नहीं, मैं ही थी, और वह पिने मेरी सौतेली मां की एक चाल थी। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और वह कुछ बोल ही न सका। वह उसके पैरों पर पड़ गया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब उसको वह पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। उसी शाम को उसने अपने माता पिता को बताया कि वह जंगल में बने किले में रहने वाली एक लड़की से शादी कर रहा है। उसके पिता ने कहा, तुम केवल एक राजा की लड़की से ही शादी करोगे। राजकुमार बोला, मैं केवल उस लड़की से शादी करूंगा जिसने मेरी जान बचाई है। राजा को उसकी बात माननी पड़ी, सो शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। राजकुमार के पिता ने बहुत सारे राजाओं और उनके परिवारों को बुलाया। राजकुमारी के माता पिता को भी बुलाया, पर उनको कुछ बताया नहीं गया। जब दुल्हन बाहर आई तो उसका पिता चिल्ला पड़ा, मेरी बेटी। राजकुमार के पिता ने पूछा, क्या मेरे बेटे की दुल्हन तुम्हारी बेटी है? पर उसने हमें बताया क्यों नहीं कि वह तुम्हारी बेटी है? राजकुमारी बोली, क्योंकि मैं अपने आप को उस पिता की बेटी ही नहीं मानती जिसने मेरी सौतेली मां के कहने से मुझे जेल में डाल दिया। उसने रानी की तरफ इशारा किया। अपनी बेटी पर किए गए जुल्म सुनकर राजा को अपनी बेटी पर दया आ गई और अपनी दूसरी पत्नी पर वह बहुत गुस्सा हुआ। घर आते ही उसने अपनी दूसरी पत्नी को जेल में डलवा दिया। यह शाही शादी खूब धूमधाम से हुई, सिवाय सौतेली मां के।